फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेलों का संयोजन। चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन, और इसी चैप्टर में चैप्टर 3 में हम लोगों ने प्रतिरोधों का भी संयोजन पढ़ा था। और आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे सेलों का संयोजन, और इसमें यह सीखेंगे कि किस कंडीशन में सेलों को हम किस क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हमारे चैनल पर क्लास 11th की भी फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हों हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेलों को हम लोग जो हैं वो 3 तरीके से संयोजित करते हैं। प्रतिरोधों को हमने 2 तरीके से सीखा था, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। और चैप्टर 2 में संधारित्रों का भी हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखा था। लेकिन सेलों को हम 3 क्रम में संयोजित कर सकते हैं। कौन कौन से क्रम होते हैं वो, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेलों को निम्न 3 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। तीन प्रकार से हम लोग उनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। कौन कौन से क्रम होते हैं हमारे? एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, तीसरा है इसमें मिश्रित संयोजन। तो 3 प्रकार से हम सेलों को आपस में क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सेलों को हम 3 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो हमें इसमें डिस्कशन करना है वो किसका करना है, श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक है, और समझेंगे हम लोग कि सेलों को श्रेणी क्रम में किस कंडीशन में हम लोग संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में कब करने की आवश्यकता पड़ती है, और मिश्रित क्रम में कब संयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहला हमें इसमें डिस्कस करना है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं सेलों को? श्रेणी क्रम क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते थे, वो पहले वो टॉर्च आती थी बड़ी वाली, तो उसमें हम मोटे मोटे सेल डालते थे। एक सेल डाल दिया, फिर उसके पीछे दूसरा सेल, फिर उसी के पीछे तीसरा सेल, इस टाइप से जोड़ते थे इसको, है ना। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो बना देते हैं। यहाँ सेलों का बेटा पढ़ना है। जैसे प्रतिरोधों को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ना, ये प्रतिरोध होता है और ये हमारा क्या होता है,
ये क्या होता है, ये हमारा संधारित्र होता है। और हमें यहाँ पढ़ना किसका है, यहाँ पढ़ना है हमें सेलों का। तो सेल को हम कैसे बनाते हैं, सेल को बेटा ऐसे बनाते हैं, इस टाइप से, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। और यहीं पर इसका हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध भी शो कर देते हैं। ठीक है, तो सेलों को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ दिखा देते हैं, एक सेल ये आ गया, ये एक सेल, ये इसका क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध। ये दूसरा सेल, ये इसका क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध। ये तीसरा सेल, ये इसका क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध। ऐसे कितने सेल जोड़ना है, 1 2 3, इसके आगे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है ना, ऐसे जोड़ते चले जाओ। तो यहाँ मान लेते हैं बेटा कितने सेल हमने जोड़े हैं, यहाँ पे बेटा हमने कितने सेलों को जोड़ा है, यहाँ बेटा हमने जोड़ा है कितने सेलों को, n सेलों को। कितने सेलों को, n सेलों को। तो बता सकते हैं बेटा ये हमारे किस क्रम में है, ये हमारे किस क्रम में है बेटा, ये हमारे सभी सेल श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और ये हम मान के चल रहे हैं, ये जितने भी हमने सेल लिए हैं, ध्यान रखना बेटा सारे सेल एक समान हैं। एक समान समझते हैं, एक समान मतलब अगर इसका विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, तो इसका भी बेटा क्या होगा, E R, इसका भी E, इसका भी। ये है समान का मतलब। ठीक है, तो सारे सेल हमारे कैसे हैं, कैसे सेल है ये सारे बेटा सेल हमारे कैसे हैं, ये एक समान सेल हैं। और n सेलों को हमने किस में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक, तो ये सारे सेल हमारे जुड़ गए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन सेलों को जोड़ तो दिया हमने, अब इन सेलों को हम क्या करेंगे, एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ेंगे। बाह्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध का मतलब होता है इन सेलों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ के जिस उपकरण से भी, जिस उस उपकरण का आप यूज करना चाहते हो उसको जोड़ दिया हमने। ठीक है, ये जो R है ना, ये बाह्य प्रतिरोध, इसका मतलब हो सकता है बेटा कोई भी बाहर से आपने कोई चीज जोड़ी हो इनको कनेक्ट करने के बाद में, जैसे कोई बल्ब जोड़ा हो तो बल्ब का प्रतिरोध, है ना, पंखा जोड़ा हो तो पंखे का प्रतिरोध, ये इसको हम क्या बोल देते हैं, बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हमारे किस क्रम में आ गए बेटा, ये हमारे श्रेणी क्रम में आ गए। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा इन सेलों से कितनी धारा मिलती है, टोटल धारा मिलती है बेटा हमारी I। कितनी धारा मिलती है, I। ठीक है, तो यहाँ पहले एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ मैं, माना एक समान विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वाले n सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इतनी हम लाइन लिख देंगे। हमने ऐसे मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने सेल होंगे, n सेल हमने मान लिए। ये हमारे कितने सेल हैं, ये बेटा n सेल है। ठीक, तो हमें बताना है कि इसमें टोटल करंट कितनी होगी, करंट का मैक्सिमम मान निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है, करंट का अधिकतम मान। तो पहले क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या करते हैं, कुल विद्युत वाहक बल निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, कुल विद्युत वाहक बल। तो एक सेल का बेटा विद्युत वाहक बल कितना है, एक सेल का बेटा विद्युत वाहक बल कितना है, E है। अगर हमें कुल विद्युत वाहक बल निकालना है, क्या करना है, अगर हमें बेटा कुल विद्युत वाहक बल निकालना है तो ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये किस क्रम में जुड़े हैं, इस पर डिपेंड करेगा विद्युत वाहक बल।
ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कुल पूछा तो आप क्या करो, इसको जोड़ो इसको जोड़ो इसको जोड़ो। हाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा बेटा, संयोजन पे डिपेंड करेगा। ये हमारा कौन सा संयोजन है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा देखते हैं, जैसे श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है बेटा, उसमें धारा का मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन विभवांतर वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है ना। वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और ई यहाँ पर बेटा काम करता है वोल्टेज की तरह। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग होता है ना, इस सेल का ई, इसका ई, इसका ई, इसका ई। अगर आप सपोज करो यहाँ पर केवल 2 सेल होते, मैं इसको ई डैश से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ई मानोगे तो ऑलरेडी ई यहाँ पर है, तो इसको क्या लिख दिया हमने, ई डैश। अगर यहाँ पर 2 सेल होते, कितने सेल, 2 सेल होते, अगर 2 सेल, तो एक बार बताओ ई और ई कितने ई हो जाते, 2 ई। 3 सेल होते तो 4 सेल होते तो 4 ई, 5 होते तो 5 ई, है ना। लेकिन यहाँ सेल हैं कितने, तो कितना हो जाएगा, एन ई। ठीक है, 4 सेल होते तो ई प्लस ई प्लस ई। अगर 4 सेल होते तो कैसे जोड़ते हैं आप, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितना हो जाता है ये, 4 ई। 5 होते तो 5 ई, 6 होते 6 ई। अब ऐसी एन है तो क्या हो जाएगा बोलो, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है यहाँ पर, एन ई है। तो कुल विद्युत वाहक बल बेटा मिल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है भाई, क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध को बेटा मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, किससे, आर डैश से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आर ऑलरेडी है वहाँ पर। तो यहाँ बेटा ये सोचने वाली बात है, ये सारे सेल हमारे किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, तो ये प्रतिरोध भी किस क्रम में है, सारे श्रेणी क्रम में है। अच्छा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सभी प्रतिरोधों को सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो इसका प्रतिरोध कितना है, आर, इसका भी आर, इसका भी आर, और ऐसे ही आर। अगर 2 प्रतिरोध जोड़े होते तो 2R, 3 होते 3R। तो ऐसे यहाँ कितने हैं, कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे कितने सेल जोड़े हैं, एन। तो कितना हो जाएगा ये, एन आर। तो ये हमें क्या मिल गया, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब हम बेटा क्या निकालेंगे, इसमें धारा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, अतः धारा, अतः धारा। तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला, हम ई बराबर क्या होता है, ये ई अपॉन में आर प्लस ई अपॉन में आर प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा बेटा, मान रख देते हैं, ई आई बराबर कितना आ जाएगा, ये ई का मान कितना है, ये मतलब ई का मान ई डैश, और ये बोलो ई डैश कितना है, एन ई बटे में आर, और आर डैश कितना है, एन आर। तो ये बेटा हमारे ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये इसका बेटा प्रतिरोध, ये जो मतलब तुल्य धारा है, कुल धारा हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 केस बनेंगे बेटा, 2 केस। पहला केस क्या है, पहला केस ये है, ये वाला कौन सा प्रतिरोध था, ये है बाह्य प्रतिरोध, और ये वाला कौन सा प्रतिरोध है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, ये हमारा सेलों का प्रतिरोध है, और ये वाला कौन सा प्रतिरोध है। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन मान लेते हैं, अगर बेटा आर का जो मान है वो बहुत ही बड़ा है, किससे, स्मॉल आर से। ठीक, आर, कैपिटल आर का जो मान है वो स्मॉल आर से काफी बड़ा है। ठीक, और ऊपर से इसके आगे ए, और इसके स्मॉल एन के आगे क्या लगा है, एन लगा है। अब आर का मान छोटा है, अब एन का मान जो भी होगा हम उस स्मॉल आर से जब गुणा करेंगे ना, तो ये और छोटा होता चला जाएगा। सही है, अब ये छोटा, इतना छोटा हो जाएगा कि हम इस कैपिटल आर में इसको अगर जोड़ें या घटाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे समुद्र में से हम क्या करें, 1 गिलास पानी निकाल लें या 1 गिलास पानी लौट दें, उस समुद्र के स्तर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर कैपिटल आर बहुत बड़ा है और स्मॉल आर छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पद को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन में कैपिटल आर हो जाएगा ये,
ठीक, तो यहां से एक चीज नोट की बेटा, नोट यहां ये करने वाली बात है, ये एन क्या था, एन था सेलों की संख्या, एन ये क्या है, सेलों की संख्या, सेलों की संख्या। मतलब जितने हमने सेल जोड़े थे उतने सेलों की उतनी गुनी हमें धारा प्राप्त हो रही है, ये इसका मतलब है। मतलब अगर हमारा कैपिटल आर का मान बड़ा है, बाह्य प्रतिरोध अगर हमारा बड़ा है सेल के, अब इसको अब तो बैटरी बन गई है, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध से, तब हम क्या करेंगे, सेलों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। कब जोड़ोगे, सेलों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं जब बाह्य प्रतिरोध क्या हो हमारा बड़ा हो और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो छोटा हो। तब हमें धारा कितनी मिलेगी, एन गुनी धारा मिलेगी। कितनी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा करंट मिलेगी हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तब प्राप्त धारा कितनी होती है, एन, एक सेल से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की एन गुनी होती है, एन गुनी होती है। अतः सेलों को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन में बनाता हूं यहां पर। दूसरी बेटा कंडीशन क्या बनेगी, दूसरा केस ये हो सकता है, अभी हमने किसको ज्यादा माना था, कैपिटल आर को। अब हम क्या करें, स्मॉल आर को ज्यादा मान लें और यहां से कैपिटल आर को क्या कर दें, छोटा कर दें। ठीक, अब आप देखो बेटा हमारा कैपिटल आर बड़ा है, अब हमें किसको हटाना पड़ेगा, स्मॉल आर बड़ा है, किसको हटाना पड़ेगा, कैपिटल आर को हटाना पड़ेगा। तब हमारा क्या बन जाएगा ये बेटा, आई बराबर एन ई और बटे में एन आर। तो एन से एन हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो आई बराबर बेटा हमारा ये आ जाएगा ई अपॉन में आर। इसका मतलब समझे बेटा कुछ, इसका मतलब ये है अगर आंतरिक प्रतिरोध बेटा हमारा बड़ा है और बाह्य प्रतिरोध हमारा क्या है, कम है, और अगर बेटा आपने सेलों को किस क्रम में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में, तो ध्यान रखना जितने भी आपने बेटा सेल जोड़े हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, सभी सेल मिलके बेटा एक सेल के बराबर आपको करंट देंगे। कितना करंट देंगे, तो फायदा क्या निकलेगा, समझ में आया। तो कभी भी अगर हमारा आंतरिक प्रतिरोध कम है और बाह्य प्रतिरोध बड़ा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है और बाह्य प्रतिरोध कम है, ठीक है, तो हमें जो धारा मिलती है वो बेटा कितनी मिलती है, केवल एक सेल के बराबर, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर। देखो ना यहाँ ई अपॉन आर, ये कितने से प्राप्त है धारा, एक सेल से, लेकिन हमने सेल लिए कितने, एन सेल लिए, धारा मिल रही है एक सेल के बराबर। समझ में आ गई बात। तो ये दूसरी कंडीशन बेटा हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, यदि आर मच ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर, तब प्राप्त धारा एक सेल के बराबर होती है, एक सेल के बराबर, एक सेल के बराबर होती है, ठीक है। अतः सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है, नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक।
तो ये बेटा दो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में सेलों को कब जोड़ते हैं? जब जोड़ा जाता है जब बाह्य प्रतिरोध बड़ा हो और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? छोटा हो। तब हमें क्या होता है, जो धारा मिलती है वो एक सेल से प्राप्त के कितनी गुनी होती है? n गुनी होती है, ठीक है। तब आप सेलों को किस में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। और अगर स्मॉल r बोले तो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा है, तब जितने भी आप सेल जोड़ोगे बेटा एक सेल से प्राप्त धारा मिलेगी आपको। तो उस बार अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के बैठ जाएं सेलों को तो कोई काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगला हमें कौन सा करना है इसमें? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो अब सेलों को हमें कैसे ग्रहण करना है इसमें? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे करते हैं? जैसे एक सेल हमारा ये आ गया और ये क्या आ गया इसका? आंतरिक प्रतिरोध। एक सेल हमारा ये आ गया, ये क्या आ गया इसका? एक सेल हमारा ये आ गया, ये क्या आ गया इसका? आंतरिक। ऐसी मान लेते हैं बेटा कितने सेल हैं हमारे पास टोटल? कितने सेल मान लें? ऐसे बेटा हमने यहाँ मान लिए हैं हमारे पास कितने सेल हैं टोटल? ये m सेल हैं। ऐसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके कितने सेल हम मान लिए हमने? n सेल बेटा हमने यहाँ मान लिए हैं, ठीक है। और ये बात बेटा पहले हो चुकी है, जितने भी ये सेल हैं ये हमारे एक समान है। तो इसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R, ठीक है। तो इसे हम इन सेलों को हमें बेटा कैसे कनेक्ट करना है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए हम क्या करेंगे? इन सबको एक जगह कनेक्ट कर देंगे। जैसे इसको हमने कहाँ जोड़ दिया? यहाँ जोड़ दिया। इसको कहाँ जोड़ दिया? यहाँ जोड़ दिया। इसको कहाँ जोड़ दिया बेटा? यहाँ पर जोड़ दिया। और इसको कहाँ जोड़ दिया भैया? इसको यहाँ जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये बेटा कौन सा क्रम आ गया हमारा? ऐसे इसको यहाँ जोड़ देते हैं, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, इस वाले को इधर जोड़ देंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक। और ये सारे सेल हमारे बेटा किस क्रम में आ गए हैं? ये हमारे समांतर क्रम में आ गए हैं, ठीक। और इन सभी सेलों को जोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे? इन दोनों सिरों पर क्या करेंगे हम लोग? एक बाह्य प्रतिरोध क्या जोड़ देंगे? कैपिटल R जोड़ देंगे। ये हमने एक बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये हमारा आ गया बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। ये हमारा बाह्य प्रतिरोध आ गया कैपिटल R। तो इसमें बेटा हमें इस बार टोटल धारा निकालनी है, मैक्सिमम धारा। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसमें? तो मान लेते हैं बेटा यहाँ पर मैक्सिमम धारा बेटा हमें यहाँ निकालनी है। तो धारा बेटा मान लेते हैं हमारी टोटल धारा कितनी है? टोटल धारा हमारी कितनी है? I है, ठीक है। तो पहले इसमें हम ये लिख देते हैं कि माना एक समान विद्युत वाहक बल कैपिटल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वाले n सेलों को कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा
गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब धारा निकालने के लिए सबसे पहले बेटा हमें निकालना पड़ेगा कुल विद्युत वाहक बल। क्या निकालते हैं पहले बेटा यह निकालना पड़ेगा हमें कुल विद्युत वाहक बल। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ई डैश। ये कौन सा क्रम है बेटा, कौन सा क्रम है ये है हमारा समांतर क्रम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर। समांतर बोले तो समांतर विभवांतर, मतलब समांतर क्रम में क्या समान होगा, विभवांतर। तो विभवांतर का यहाँ बेटा काम कौन करता है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो कितने कितने विद्युत वाहक बल के बेटा ये सेल है हमारे पास, कैपिटल ई। तो सभी का बेटा विद्युत वाहक बल क्या होगा, कैपिटल ई, क्योंकि एक समान सेल है ना। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल वोल्टेज, कुल विभवांतर, वो भी बेटा कितना हो जाएगा, केवल क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर क्या होता है हमारा, समान होता है। ठीक है, आप तो यहाँ 1000 सेल भी जोड़ दोगे उसके बाद भी बेटा विद्युत वाहक बल क्या रहने वाला है, कुल विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, समान रहेगा। क्यों, समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अच्छा ये सेल किस क्रम में जोड़े गए हैं बेटा, समांतर क्रम में। तो ये प्रतिरोध भी किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे ना। अच्छा, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध होते हैं तो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे निकालते हैं ना, हैं, ऐसे निकलता है ना। तो ऐसे ही बेटा हम इसको क्या लिख लेते हैं, वैसे फार्मूला ये होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही डॉट डॉट करके 1/R ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करें बेटा, इसको क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, 1/R डैश मान लेते हैं। सही है, तो क्या क्या हमें जोड़ना है बेटा, 1/R प्लस 1/R, क्योंकि सबका आप देख सकते हो बेटा प्रतिरोध क्या है, R है ना। 1/R, ऐसे कितने हैं यहाँ पर, कितने सेल हैं, कितने सेल हैं, तो कितने बार लिखना पड़ेगा, 1/R1 1/R, इसका 1/R, इसका 1/R, ऐसे चौथे वाले का 1/R, ऐसे कितने हैं बेटा, n सेल हैं। इसको जोड़ें हम कैसे। अच्छा एक बात बोलो, अगर हमारे पास केवल 2 सेल होते, कितने होते, केवल 2 सेल, तो हम कैसे निकालते बताओ, 1/R प्लस 1/R। हल करो जरा इसको, लास्ट आ गया तो ऊपर कितना आता, 1 प्लस आता कि नहीं आता, तो ऊपर कितना आता, 1/R डैश। अच्छा 2 का आ रहा है 2/R, 3 सोल होते तो, 4 होते तो, 5 होते, 6 होते, n है n/R, तो टोटल कितना आ जाएगा ये, 1/R डैश इक्वल टू n बटे में। लेकिन बेटा हमें जो वैल्यू निकालनी होती है वो किसकी निकालनी होती है, R की। हमें R डैश थोड़ी चाहिए, ये हमें 1/R डैश थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, R डैश। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, जब इसको आपने उल्टा किया तो ये भी क्या हो जाएगा, R बटे में n। तो ये आ गया बेटा हमारा क्या, तुल्य प्रतिरोध। बोलो बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अतः परिपथ में कुल धारा, अतः परिपथ में कुल धारा। बोलो I बराबर क्या होता है बेटा, I बराबर E बटे में R प्लस R। सेलों की धारा इस फार्मूले से निकालते हैं। तो E को हमने E डैश मान रखा है और R को हमने क्या माना है, R डैश, है ना। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। E डैश का मान है हमारा E, ठीक। कैपिटल R तो कैपिटल R ही रहेगा। R डैश है बेटा R बटे में स्मॉल n। लासा ले लेते हैं इसका, लासा आ जाएगा बेटा E, तो ऐसे ही रहेगा, लासा आ जाएगा n, तो ये आ जाएगा बेटा n कैपिटल R प्लस R। n को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n E बटे में आ जाएगा ये n R प्लस में स्मॉल r।
तो ये आ गया बेटा हमारा किसका मान, आई का मान। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, धारा। सही है। अब वही दो कंडीशन बनेंगी इसमें कि जब कैपिटल आर बड़ा हो, मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, एक कंडीशन तब बनेगी। दूसरी कंडीशन हम बनाएंगे बेटा स्मॉल आर बड़ा हो और कैपिटल आर छोटा हो, तब एक कंडीशन बनेगी। ठीक है। तब हम क्या करेंगे, देखो डायग्राम आपने बना लिया होगा, इसको हटा दूं मैं। ठीक है, डायग्राम को मैं इरेज कर देता हूं यहाँ से, और दो कंडीशंस बनाते हैं यहाँ। तो किस क्रम में जोड़े थे हमने ये सारे सेल, समांतर क्रम में। तो देखो बेटा यहाँ पर ये फार्मूला है हमारे पास, तो केस 1 में बनाता हूँ बस। अब इसके नीचे से लिखेंगे इसको, ठीक है। केस 1, केस 1 यही है हमारा, अगर कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, अगर हमारा कैपिटल आर जो आपने बाह्य प्रतिरोध जोड़ा था वो बड़ा है इन सेलों के तुल्य प्रतिरोध से, तब क्या होगा। अब आप खुद चेक करो, ये आर बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर को हम क्या करेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एन ई बटे में एन आर, तो एन से एन, तो आई इक्वल टू, ये को नोट कर रहे हैं बेटा, ये पता क्या आया निकल के, ये बेटा एक सेल से प्राप्त धारा आई है। कितने से, अगर बेटा कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर छोटा है, और आपने उन सेलों को बेटा समांतर क्रम में जोड़ रखा है, जो आपको करंट मिलेगी वो एक सेल के बराबर मिलेगी, जबकि सेल हमने कितने जोड़ रखे थे, एन सेल जोड़ रखे थे। तो क्या हम ऐसे समांतर क्रम में जोड़ें इनको, नहीं जोड़ो। क्यों, क्योंकि जब एक सेल से ही धारा मिल रही है तो एन सेल जोड़ने का क्या मतलब है, फिर समझ में आ गई ना बात। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ये एक सेल से प्राप्त धारा, और सेल जोड़े हमने एन है यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यदि स्मॉल कैपिटल आर मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तब प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होती है, अतः सेलों को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक। अब कौन सी कंडीशन बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, अब बेटा दूसरी कंडीशन बनाते हैं, दूसरा केस सेकंड। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, अभी बेटा हम लोगों ने क्या करा था, कैपिटल आर जब मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, अब हम क्या करेंगे बेटा, स्मॉल आर को मच ग्रेटर देन मानेंगे किससे, कैपिटल आर से। अब हमें यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा बेटा, तो आई बराबर क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, एन ई बटे में क्या आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा स्मॉल आर। अब आप बेटा चेक कर लो, जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर वो बड़ा है, यानी आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है बाह्य प्रतिरोध से, तब जो धारा जो मिल रही है वो एक सेल से प्राप्त धारा की कितनी गुनी है, एन गुनी है। मतलब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सेलों को कैसे जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, यदि स्मॉल आर इज अ ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के एन गुनी होती है, अतः सेलों को कैसे जोड़ना चाहिए बेटा, समांतर क्रम में
जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारे पास कंडीशन। अब तीसरा हमें इसमें क्या पढ़ना है, मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम में क्या होगा बेटा, समांतर क्रम में भी होंगे सेल और श्रेणी क्रम में भी होंगे। ठीक है, तो तीसरा इसमें स्टार्ट करते हैं। क्रम हमें इसमें डिस्कस करना है मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो मिश्रित में बेटा क्या होगा, सेलों को हमें समांतर क्रम में भी दिखाना पड़ेगा और श्रेणी क्रम में भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे इसका बेटा डायग्राम बनाएंगे, देखो किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं इसका। यह है हमारे पास सेल ले लिए बेटा हमने, एक सेल देखो ये आ गया। ठीक, तो बताना जरा, मैं ये अभी इस समय किस क्रम में जोड़ रहा हूँ, ये वाले सारे सेल श्रेणी क्रम में है ना। तो ये मान लेते हैं बेटा एक लाइन में, ऐसी जो लाइन है हमारे पास, और ऐसे बेटा कितने सेल जोड़े हैं पता मैंने यहाँ पर बेटा ये जोड़ दिए। ऐसे ही करते करते कितने सेल, एम सेल। ठीक है, एक पंक्ति बोल दो इसका, कितनी है बेटा एक लाइन में, एक लाइन में कितने सेल हैं, एम सेल हैं। ठीक है, और किस क्रम में जुड़े हैं ये, श्रेणी क्रम में। दूसरी लाइन बनाता हूं मैं यहाँ, दूसरी पंक्ति, इसको पंक्ति बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें बोलो जरा, इसमें भी मैं कुछ सेल दिखा देता हूँ। ऐसे इसमें भी बेटा कितने हैं हमारे, एम सेल है। ठीक, ऐसे ही बेटा तीसरी पंक्ति ले लेता हूं मैं। ठीक है, और इसमें भी कितने हैं हमारे, इसमें भी कितने हैं, एम सेल हैं। अभी बताओ ये तीनों जो लाइंस हैं, इन तीनों लाइनों में अगर हम प्रतिरोध सेल देखें तो किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं ये, अब मैं क्या करूं, इन ऐसी बेटा कितनी लाइनें बना दूं, मान लेते हैं कितनी लाइन से ऐसी, ऐसी बेटा हमारी कितनी लाइनें हैं, ये ऐसे जोड़ देता हूं मैं इनको, ऐसे ही कुछ ऐसे। और यहाँ पर ये बेटा कहीं हमारी कौन सी लाइन हो गई है, ऐसी मैं मान लेता हूँ कितनी लाइन से बेटा हमारे पास, ये मान लेते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास ऐसी कितनी लाइन से ये हैं बेटा हमारे पास कितनी लाइनें ऐसी, एक लाइन में कितने सेल हैं, और ऐसी कितनी लाइनें हैं, एन लाइन से। ठीक है, और अब बताओ बेटा ये सारे हमारे सेल किस क्रम में आ गए हैं। अब अगर एक लाइन की बेटा बात करें तो हमारे किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। अब सबको हम जब एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे तो किस क्रम में आ जाएंगे, ये समांतर क्रम में। और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ बेटा, एक ऐसे निकाल के, और एक क्या जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, एक कौन सा प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध। कितनी पंक्तियाँ हैं, ये बेटा हमारी एन पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और याद रखना बेटा एक पंक्ति में कितने सेल हैं हमारे, एम सेल हैं। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे ये चौथी होगी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ऐसी कितनी पंक्तियाँ बेटा हमने मान ली हैं, कितनी पंक्तियाँ मान ली हैं, एन पंक्तियाँ। और एक पंक्ति में कितने सेल्स हैं, और याद रखना बेटा ये सारे सेल जो हमारे एक समान हैं। ठीक है, तो इसका वैद्युत भागफल ई, और ये ई आर, ई आर, ये भी ई हो जाएगा, ये आर, ये ई, ये आर, ई आर। ठीक है, और ये क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें इसमें बेटा निकालना है टोटल धारा आखिर कितनी होने वाली है, आई का मान हमें यहाँ निकालना है।
ठीक है, तो आई का मान हम कैसे निकाल लेते हैं बोलो बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर ई अपॉन में आर प्लस आर, है ना? तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? कुल विद्युत वाहक बल और फिर तुल्य प्रतिरोध, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। ये बात दिमाग में बिठा लो भाई, है ना? तो पहले में क्या निकालना है बेटा? कुल विद्युत वाहक बल। और कुल से पहले आपको निकालना पड़ेगा किसका? केवल एक पंक्ति का। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं एक पंक्ति में कुल विद्युत वाहक बल। एक पंक्ति में बताओ बेटा, एक पंक्ति में, केवल एक पंक्ति में। अच्छा, ये एक पंक्ति बेटा, ये सारे सेल किस क्रम में जुड़े हैं बोलो? एक पंक्ति में किस क्रम में जुड़े हैं? तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा। बताओ कितने हैं? ई प्लस, अगर 2 सेल होते तो 2 ई प्लस ई कितने हो जाते? 2 ई। 3 होते तो 3 ई, 4 होते तो 4 ई। हैं कितने? कितना लिखूं? एम ई। यानी इस पंक्ति का बेटा कुल विद्युत वाहक बल कितना है? एम ई। इसका भी कितना है? इसका भी ऐसे ही, है ना? एम ई है। एक पंक्ति में इतना, लेकिन पंक्तियां हैं कितनी? तो यहां क्या निकालूंगा बेटा मैं? एक पंक्ति में इतना, तो एन पंक्ति में, एन पंक्ति नहीं, एन पंक्तियों में कुल क्या? विद्युत वाहक बल। इसको बेटा मैं अब बोल देता हूं क्या? ई डैश। बोलो बेटा, जल्दी बोलो जरा, बताओ जरा। अब हमारा ये किस क्रम में आ गया? इसका भी कितना है? इसका भी ये। अब ये हमारे सब किस क्रम में जुड़े हैं? ये हमारे किस क्रम में जुड़े हैं? ये बेटा हमारे किस क्रम में जुड़े हैं? इसको थोड़ा यहां से जोड़ो। ये हमारे किस क्रम में जुड़े हैं? कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। अब तो नहीं, इसका कितना आया टोटल का? एम ई। इस वाली इसका एम ई, इसका एम ई। तो ये तीनों किस क्रम में आ गए? अब समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभवांतर। तो अगर एक रो हमें कितनी बेटा वो दे रही है, एक पंक्ति एम ई, तो एन से कितना मिलेगा हमें? इससे भी बेटा हमें क्या मिलने वाला है? एम ई ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा हमारे किस में थे? श्रेणी क्रम में था, तो श्रेणी क्रम में एम ई था। ये भी एम ई, ये भी एम ई, ये भी एम ई। अब बताओ ये सारे हमारे किस क्रम में जुड़े हैं? तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर समान होता है ना? तो विभवांतर जब एक में इतना है तो सभी में कितना हो जाएगा? एम ई। ठीक है, तो ये बेटा हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। पहले निकालते हैं बेटा किसका? पहले किसका? एक पंक्ति में तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, एक पंक्ति में बेटा तुल्य प्रतिरोध। बोलो जरा, किस क्रम में जुड़ेंगे बेटा ये पंक्ति में सारे प्रतिरोध? किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? सीधा सीधा जोड़ देते हैं हम लोग, है ना? तो सीधा सीधा जोड़ने के लिए क्या करें बोलो? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस ऐसे जोड़ देंगे। 2 आर होते तो 2 आर, 3 आर होते तो ऐसे एम आर है, एम बार हमने जोड़ा है इनको, तो क्या हो जाएगा? एम आर। तो याद रखना बेटा ये एक पंक्ति का मिला है हमको। किसका मिला है? बट हमें निकालना कितने का है? एन पंक्तियों का। तो हम क्या करेंगे? एन पंक्तियों में तुल्य प्रतिरोध। इसको मान लेते हैं बेटा क्या? आर डैश। क्या मान लेते हैं? अब एक बात बताओ बेटा, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है? एम आर। इसका भी एम आर, इसका भी एम आर। अब ये किस क्रम में आ गए? हमारे श्रेणी क्रम में ना, सॉरी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करते हैं? अपॉन में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हो? 1 अपॉन आर करके ना। कैसा हो जाएगा बोलो? एम आर प्लस 1 अपॉन एम आर, ऐसे 1 अपॉन एम आर, ऐसी डॉट डॉट डॉट। बोलो कितने बार? एन टाइम जोड़ना पड़ेगा इनको, है ना? अगर बेटा ये 2 बार होते, केवल दो पंक्तियां होती, 2 पंक्तियां, तो हम क्या करते बोलो?
क्या करते, आर डैश क्या करते बोलो हम, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन लासा लो कितना जाएगा, तो ऊपर 1 और 1 2 हो जाता, 2 होता तो 2 बटा एम आर, 3 होता तो 4 होता तो 5 होता तो कितनी पंक्तियां हैं ऐसी, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा, n बटे में एम आर, बट हमें बेटा मान निकालना होता है किसका, आर डैश का मान, तो ये कितना हो जाएगा एम आर बटे में क्या n, तो ये बेटा हमारा देखो क्या निकल गया है, तुल्य प्रतिरोध n पंक्तियों का और तुल्य विद्युत वाहक बल n पंक्तियों का। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, अतः परिपथ में धारा, अतः परिपथ में धारा कैसे निकलेगी बेटा, धारा I बराबर, फार्मूला पढ़े थे हम, E बटे में R प्लस आर, यही तो पढ़ा था, E बटे में R प्लस आर, तो इसको ये डैश मान लो, इसको यार डैश कह दो, ई डैश का बेटा मान आया था निकल के एम ई, ये है एम ई लगा देते हैं यहाँ पर, ये आ गया बेटा एम ई, आर आर ही रहेगा, आर डैश कितना है बेटा एम आर, और बटे में कितना जाएगा ये स्मॉल एन। ठीक, लासा ले लेते हैं, डायग्राम बेटा इरेज कर दूं मैं, ये समझ में आ गया ना ये कैसे हमने निकाला है सब कुछ ये, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम मिटा देते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो यहां से बेटा लासा ले लेते हैं, लासा कितना आएगा, एम ई लासा आ जाएगा बेटा, ये एन लासा आ जाएगा इसका एन, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एन आर प्लस में एम आर, तो आई बराबर हो जाएगा बेटा, ये एन चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा एम एन ई बटे में एन आर प्लस एम आर, तो ये आ गया बेटा क्या, आई का मान। तो यहाँ एक कंडीशन बेटा बनाता हूं मैं, आई के अधिकतम, आई के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए आई का बेटा अगर हमें अधिकतम मान चाहिए तो ये बटे में जो लिखा है ना बेटा क्या, एन आर प्लस एम आर, इसको हमें क्या करना पड़ जाएगा, इसको हम क्या कर दें, 0 कर दें। आई का अगर बेटा हमें मैक्सिमम मान निकालना है तो बटे का ये जो एन आर प्लस एम आर किसके बराबर करना पड़ेगा, हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो हम बेटा क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एम आर बराबर, इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस में कितना आ जाएगा ये एन आर, तो इसको बटे में ले जाते हैं, इसके एम बटे में एन इक्वल टू माइनस का आर बटा आर। तो ये बेटा हमें एक अनुपात मिल गया। आप चाहो तो बेटा अनुपात में कभी भी माइनस नहीं लगाते हैं, तो माइनस को हम हटा सकते हैं, तो ये आर प्लस आर आ जाएगा। ठीक, तो ये बेटा हमारी एक कंडीशन निकल के आ गई आई के अधिकतम मान के लिए। ठीक, जहां पर बेटा ये एम क्या था, एक पंक्ति में किन की संख्या, सेलों की संख्या, और ये क्या था बेटा, पंक्तियों की संख्या। आर था बाह्य प्रतिरोध और ये कौन सा प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, तो इसकी मदद से बेटा हम ये निकाल सकते हैं कि एक लाइन में हमें आकर कितने सेल श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं, और उसकी आखिर कितनी लाइनें हमें बनानी, कितनी पंक्तियां हमें लेनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर एक दो न्यूमेरिकल बेटा कर लेते हैं, तो हमारा ये फिर संयोजन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 20 सेलों को मिश्रित क्रम संयोजन में जोड़ना है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 1.6 तथा विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट। यदि इसे 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाए तो धारा का हमें मैक्सिमम मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, देखो तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। 20 सेल दे रखे हैं और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोले तो किसका मान, स्मॉल आर बेटा कितना है 1.6 ओम, तथा विद्युत वाहक बल कितना है, ई का मान कितना है बेटा 12 वोल्ट।
और इसे 2 ओम के बाह्य प्रतिरोध से बेटा जोड़ा गया है, तो ये किसका मान हो जाएगा हमारा? कैपिटल आर का मान कितना है हमारा? 2 ओम। तो हमें धारा का मान बताना है बेटा, धारा का मान कितना होगा, ठीक है। लेकिन मिश्रित क्रम में बताना है बेटा। मिश्रित क्रम का वैसे फार्मूला होता क्या है? फार्मूला बेटा अभी हम पढ़े थे, एम एन बरा एम एन ई बटे में क्या आया जी? प्लस एन, ये आया था फार्मूला। लेकिन हम इसमें अगर आई का मान निकालेंगे तो उससे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ एम और एन का जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, टोटल सेल कितने हैं हमारे पास? कितने सेल हैं? 20 सेल टोटल है मिश्रित क्रम में जुड़े हुए। कितने सेल हैं? अब हो सकता है बेटा एक लाइन में कितने कितने सेल जोड़े गए हों? एक लाइन में कितने सेल जोड़े गए हों? तो ऐसी कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी? हैं? एक लाइन में 4 सेल, टोटल सेल हमारे पास 20। तो बताओ कितनी लाइनें बनेंगी? 5। तभी तो आएगा 4 पंजे 20। हो सकता है एक में कितने कितने सेल हों? 5। तब कितनी लाइनें बनेंगी? हमें नहीं पता चल रहा है ना इससे, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम बेटा ध्यान दें तो ये जो सेलों की संख्या है इसको हमने क्या मानी थी? एक लाइन में ध्यान करो, अभी जो प्रूफ किया था एम माना था। क्या माना था? एम माना था। और कितनी एन पंक्तियां थी? मतलब अगर हम एम को गुणा करें किससे तो कितना आ रहा है? 20। नहीं आया समझ में? कितना आ गया ये हो गया बेटा हमारा समीकरण नंबर 1। जल्दी बोलो। और हमें बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बेटा आई का मान निकालने के लिए हमें एम का मान चाहिए और एन का मान चाहिए, ठीक। एक रिलेशन बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था बेटा रिलेशन? ये रिलेशन अगर आपको याद हो, कौन सा रिलेशन? ये वाला क्या था? एम आर बटे में। ये रिलेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना। तो यहाँ से बेटा हम लोग क्या करते हैं? इसका अनुपात निकाल लेते हैं। बताओ बेटा जरा, कैपिटल आर कितना है? 2 है, लगा देते हैं। स्मॉल आर कितना है बेटा? 1.6 से लगा देते हैं। तो ये 0 हटेगा, यहाँ पॉइंट बढ़ा देंगे, ठीक है ना। बढ़ा दिया पॉइंट। तो यह कितना हो जाएगा बेटा? m बटा n। तो यहाँ से काट देते हैं बेटा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 4 चौक यानी 5 बटा 4। क्रॉस गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5n इक्वल टू 4m, है ना। तो n का बेटा मान क्या आएगा? यहाँ से n का मान n का बेटा मान आ जाएगा 4m बटे में 5। 4m बटे में 5। तो n का मान क्या करो बेटा? n का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख दें? समीकरण 1 में। ये है बेटा समीकरण 1। तो यहाँ m ऐसी रहेगा, n की जगह पे बेटा ये हमने रख दिया क्या? 4m बटे में 5 इक्वल टू कितना? 20। सही है। तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ये काट दिया बेटा हमने। तो ये हो जाएगा बेटा ये m इंटू एम इक्वल टू 25। तो ये आ गया बेटा m स्क्वायर बराबर 25। तो m बराबर कितना आ जाएगा बेटा? √25। तो m का बेटा मान वैसे तो ±5 आना चाहिए, लेकिन संख्या जो होती है वो कभी माइनस में होती नहीं है। मतलब सेलों की संख्या माइनस में तो होगी नहीं। तो m बराबर बेटा कितना आ जाएगा हमारा? ये 5। यानी एक लाइन में हमें कितने सेल रखने पड़ेंगे? 5 रखने पड़ेंगे ना। m का मान कितना आ रहा है? अभी जो हमने बेटा प्रूफ किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमने ऐसे जो लाइनें बनाई थी उसमें कितने सेल रखे थे? और उतनी लाइनों को कितनी लाइनें और कितनी पंक्तियां बनाई थी टोटल? तो एक लाइन में अगर 5 सेल हैं तो बता सकते हो n का मान क्या होगा? आप वैसे भी समझ सकते हो, दोनों की गुणा 20 आ रही है। या आप क्या करो, इस m का मान उठा के यहाँ रख दो तो n का मान आपको मिल जाएगा। वैसे भी समझ सकते हो m और n के अगर गुणा करते हैं तो कितनी आ रही है? तो 5 का गुणा किससे करें? तभी तो आएगा 20। 4 पंजे 20। यानी एक लाइन में, एक पंक्ति में 5 सेल रखने पड़ेंगे और ऐसी कितनी पंक्तियाँ बनानी पड़ेंगी? 4। अब हम बेटा हम इसमें क्या निकालेंगे? धारा का अधिकतम मान। उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है। तो m का बेटा मान कितना है? m का मान है हमारा 5, n का मान है 4
और विद्युत वाहक बल E कितना है बेटा हमारा 12 है, यहाँ पर लगा दिया। और N कितना है बेटा, N का मान है आपका यहाँ पर 4। कैपिटल R है आपका कितना 2 है। और M कितना है बेटा, M है आपका 5। और स्मॉल r कितनी है, स्मॉल r है बेटा आपका 1.6। तो ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 20 की अगर 12 से गुणा करेंगे 240 आ जाएगा बेटा ये। और बटे में 4 दूनी 8 और 16 पंजे 80, तो 240 बटे में 16। इसको जब डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाता है हमारा 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर की बेटा करंट मिलेगी, जो कि धारा का बहुत बड़ा मान है। ठीक है, तो उससे फिलहाल मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, m और n की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आपके पास 12 सेलें हैं, जिनमें से प्रत्येक का बेटा विद्युत वाहक बल हमें दे रखा है 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध हमें दे रखा है कितना 0.5 ओम। ठीक, इन सभी सेलों के संयोजन का प्रयोग करके हमें 1.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध में धारा पहुंचानी है। सही है, और उस प्रतिरोध में हमें मैक्सिमम धारा पहुंचानी है। तो हमें यह बताना है सेलों को हम किस क्रम में जोड़ें। अभी तक हम 3 क्रम बेटा पढ़ के आए, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या मिश्रित क्रम। इन तीनों में से एक क्रम में जोड़ना है हमें, है ना। तो सबसे पहले एक एक करके मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहले ये लिख लेते हैं इसमें दिया क्या है आखिर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ बेटा क्या दिया है इसमें हमें 12 सेलें दी है ना, 12 सेलें, जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है, बोले तो किसका मान कितना है 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध बेटा कितना है 0.5 ओम। ठीक, और सभी सेलों के संयोजन का प्रयोग करके इतने ओम के बाह्य प्रतिरोध में, ये किसका मान है बेटा, कैपिटल आर का मान। इन्हीं चीजों से बेटा हमें पता चल जाएगा कि हमें सेलों को किस क्रम में जोड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूं कि क्या इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं कि नहीं। देखो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। इधर श्रेणी क्रम के लिए क्या श्रेणी क्रम में जोड़ना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, चेक करो। श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए देखो बेटा क्या चेक करेंगे हम लोग। अच्छा, श्रेणी क्रम में अभी बेटा हमने कंडीशन पढ़ी थी कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं जब बेटा बाह्य प्रतिरोध का नाम है जब मच ग्रेटर देन स्मॉल आर को समझना ही बात। मतलब कैपिटल आर का मान मच ग्रेटर देन होना चाहिए। ग्रेटर देन से मतलब नहीं है, देखो बेटा इन दोनों में फर्क होता है। ठीक, इसका मतलब है केवल आर का मान बड़ा हो जाए, केवल आर का मान बड़ा। लेकिन यहां ये डबल बार मैंने लगाया, इसका मतलब समझ रहे हो, आर का मान मच ग्रेटर देन, मच का मतलब समझते हो बहुत ही बड़ा अंतर होना चाहिए। समझ में आया। अगर स्मॉल आर एक बूंद है तो आर क्या हो, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, और स्मॉल आर क्या हो, एक पानी की बूंद। इसका मतलब ये है। और इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब होता है ये पूरा गिलास भरा हुआ पानी है और ये क्या है आधा या उससे थोड़ा सा कम, है ना। तो ये दोनों में बेटा अंतर है। इसका मतलब है कि बड़ा अंतर है। ठीक है, मतलब मच ग्रेटर देन। तो यहां पर आप चेक करो, आर का मान है 1.5 और स्मॉल आर का मान है, मतलब आर का मान बड़ा तो है, लेकिन बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। मच ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन तो है, बच मच ग्रेटर देन नहीं है। तो क्या हम इनको बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ें? नहीं जोड़ें। क्यों? अगर आपने बेटा श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया तो मैं आपको बताऊं कैपिटल आर जो है वो मच ग्रेटर देन स्मॉल आर नहीं है। ठीक है, तो अगर बेटा हम इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें जो करंट बेटा मिलेगा ना वो 12 सेलों के बराबर नहीं मिलेगा, वो एक सेल के बराबर मिलेगा। तो क्या फायदा निकलेगा बताओ आप। क्या हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे यहां पर, श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ना क्या होगा बेटा, व्यर्थ होगा। क्यों व्यर्थ होगा भाई, व्यर्थ समझते हो, यूजलेस, खराब, व्यर्थ होगा। क्योंकि
प्राप्त धारा अधिकतम ना होकर एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। ठीक है बेटा, तो हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने की मत सोचो बेटा, गलत हो जाएगा। मतलब 12 सेल जोड़ोगे तो मैक्सिमम धारा नहीं जाएगी उसमें, सही है, एक सेल के बराबर धारा जाएगी। अभी हम ये बात पीछे सिद्ध करके आए थे। दूसरा बेटा हमें क्या पढ़ना है, इसमें कौन सा चेक करना है, चेक कर लेते हैं क्या इनको समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं भाई। समांतर क्रम के लिए बेटा चेक कर लेते हैं। अच्छा, समांतर क्रम की बेटा क्या कंडीशन होती है पता है? समांतर क्रम में बेटा सेलों को जब जोड़ा जाता है जब ये स्मॉल आर इज द मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, है ना। इस कैपिटल आर जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए स्मॉल आर से, तब आप जोड़ोगे, जस्ट उल्टा। अब आप चेक करो, स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर क्या बड़ा है, आप चेक करो। स्मॉल आर छोटा है ना बेटा और कैपिटल आर बड़ा है ना। तो क्या इनको हम समांतर क्रम में जोड़ें? नहीं जोड़ सकते ना, समांतर क्रम में हम नहीं जोड़ सकते बेटा। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेम ही लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, क्या, समांतर क्रम में सेलों को जोड़ना क्या होगा बेटा, व्यर्थ होगा, क्योंकि प्राप्त धारा अधिकतम ना होकर एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। ठीक है भाई। तो अब तीसरा बेटा क्रम बचा हमारे पास, कौन सा क्रम? मिश्रित क्रम संयोजन। अब एक बात बेटा कंफर्म है, जब ना श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं ना समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो तीसरा कौन सा होगा? 100% बेटा हम किस में जोड़ना पड़ेगा उनको? किस में जोड़ना पड़ेगा? मिश्रित क्रम में। लेकिन मिश्रित क्रम में जब हम बेटा जोड़ेंगे ना उनको, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम एक लाइन में कितने सेल जोड़ें और उस लाइन की और आखिर ऐसी कितनी पंक्तियां बनाएं, एक पंक्ति में कितने सेल रखें और उतनी कितनी पंक्तियां बनाएं। ठीक है, मतलब m और n के मान हमें क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। ठीक है, वो हमें निकालना आता है। ठीक, तो कैसे निकालना है? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बेटा, ये यहां से ये ऊपर का इरेज कर दूं, ये लिख लिया होगा ये। तो आगे इसमें लिखते हैं किसके लिए लिख देते हैं। तो इसमें बेटा देखो क्या है, कौन सा क्रम होगा अब? मिश्रित क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में भी नहीं जोड़ सकते हम, समांतर क्रम में भी नहीं जोड़ सकते, तो किस में जोड़ना पड़ेगा बेटा? मिश्रित क्रम में। तो लिख देते हैं बेटा, सेलों को किस में जोड़ना चाहिए? सेलों को मिश्रित क्रम संयोजन में जोड़ना चाहिए। तो कितने सेल हैं बेटा टोटल बोलो? तो m गुणा n का मान कितना है? 12 है ना। ध्यान रखना m क्या होता है बेटा? m एक पंक्ति में सेलों की संख्या, एक पंक्ति में सेलों की संख्या। n क्या है बेटा? पंक्तियों की संख्या, है ना। तो ये हमें इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। और धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए, कौन से मान के लिए बेटा? अधिकतम मान के लिए क्या करते हैं बोलो? कौन सा रूल लगाते हैं? कौन सा संबंध? m अपॉन में n
और इक्वल टू कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर। यहाँ से एम और एन की बेटा वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एम बटा एन, बताओ कैपिटल आर कितना है बेटा? कैपिटल आर 1.5 और स्मॉल आर है 0.5। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 5 ये 3 बार में बेटा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा एम बटा एन इक्वल टू 3। तो एम का बेटा मान आ जाएगा अपना कितना? 3n। कितना आ गया? 3n। ठीक है, तो इसको उठा के बेटा समीकरण 1 में लगा देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 बेटा हमारी ये है, देखो। तो m का मान ही लगाना है यहाँ पर हमें। तो m का मान बेटा कितना है? 3n लगा दिया और इनटू में n इक्वल टू 12। ठीक, तो या तो 3 को बटे में ले जाके काट लो या फिर यहीं से उड़ा दो। 3 चौक 12। तो n और n ये स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर और ये 4। तो n बराबर हो जाएगा बेटा √4। तो अंडर का मान होता है वैसे बेटा प्लस माइनस 2, लेकिन कभी भी सेलों की संख्या माइनस में आएगी नहीं? आएगी ना। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा? कुल मिला के 2। तो यहाँ पर जो सेलों की जो पंक्तियां हमें बनानी पड़ेंगी, कैसी कैसी बेटा पंक्तियां? ऐसी ऐसी। कितनी बनानी पड़ेंगी? 2। अब बता सकते हो एक लाइन में कितने सेल रखने पड़ेंगे हमें? m का मान बोलो कितना आएगा? बोलो। अगर n का मान 2 है तो m का मान कितना आएगा? जबकि दोनों की गुणा 12 है, 6 आएगा ना। कितना आएगा? 6। मतलब बेटा एक लाइन में हमें ऐसे ऐसे कितने सेल रखने पड़ेंगे? देखो, ये पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये कौन सा सेल? 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ने पड़ेंगे बेटा ये सेल हमें। ठीक है, ये आप सेल मान सकते हो लाइंस को। तो आप देख लो बेटा, एक लाइन में 6 सेल हैं, 2 लाइनें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, आया बेटा कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग चेक कर सकते हैं कि कब सेलों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है और कब सेलों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ के नियम, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।